नमस्कार। आज हम लोग भारतीय सैनिकों की शहादत और भारत का संकल्प इसी विषय पर दूसरी बार संवाद करेंगे। ये पार्ट 2 है, लेकिन इसके पहले कुछ और बातें करेंगे। आज कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत दिवस भी है, 21वीं शहादत दिवस, जो उन्होंने 7 जुलाई 1919 को दी थी। इस कारगिल युद्ध में वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन, और अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उस वीर जवान के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि, उनका सशक्त नमन भी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज के दिन विक्रम बत्रा के शहादत दिवस के अवसर पर गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में चीन के द्वारा कारगिल की तरह का ही जो घुसपैठ हुआ और हमारे वीर सैनिकों की हत्या कर दी गई, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये पार्ट 2 है। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 1 को करीब 19,000 लोगों ने देखा है। उन सब लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, उस पर अपना कमेंट दिया। आप सबके कमेंट से, आप सबके उत्साह से मुझे और भी प्रेरणा मिलती है कि मैं इस विषय पर या इसी तरह के जो अन्य विषय हैं जो हमारे देश से संबंधित हैं, हमारे राज्य से संबंधित हैं, हमारे राज्य के देश के लोगों से संबंधित है, उस पर कुछ बातें करें। तो शुरू करते हैं अब सैनिकों की शहादत, भारत का संकल्प का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट। आप सब लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का फिर एक बार धन्यवाद। आपको मालूम है, पिछले बार के संवाद में हम लोगों ने जाना कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी के क्षेत्र में चीन का इनकर्शन हुआ, घुसपैठ हुई 5 मई के बाद, 5 मई 2020 के बाद। उसके पहले की स्थिति और 5 मई की स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। उसने घुसपैठ किया, हाथापाई हुई, और जब सैनिक स्तर की वार्ता में यह तय कर लिया गया कि दोनों देश की सेनाएं पीछे हटेगी, यथास्थिति पर जाएगी, और हमारे सैनिक कर्नल संतोष के अगुवाई में पेट्रोलिंग कर रही थी, और चीनी सेना को जब उन लोगों ने कहा कि हटें, यहाँ से अपने कैंप हटा लें, तो उस समय वो लोग तैयार थे और उन लोगों ने हमला कर दिया अचानक, लाठी से, डंडों से, और हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। यह 15 जून का वाक़यात है, 15 जून के रात की। इस दिन को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह दिन भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जिसमें हम सब भारतवासी मिलकर संकल्प लेंगे कि जब तक हम अपने 20 सैनिकों के शहादत का बदला नहीं लेंगे, जब तक हम भारत की धरती से चीनी सेनाओं को हटाएंगे नहीं, तब तक हम संतोष की सांस नहीं लेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम जानते हैं 1962 के बाद से अब तक चीन ने हमारे ज़मीन पर करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, हमारा भारत का टेरिटरी ऑक्युपाई किए हुए है। पिछले संवाद में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। ये
तिब्बत को 1954 में चीन ने ऑक्युपाई कर लिया था ज़बरदस्ती, और तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ अपने यहाँ। 1962 में वार हो गया। देखिए, आप देखेंगे ये नक्शा है हमारा, ये हमारा देश है। यहाँ से इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहीं पर लद्दाख है। ये तिब्बत है जिसे चीन ने ले लिया है, चाइना इधर है। अगर तिब्बत को चाइना एनेक्स नहीं करता, चाइना अगर नहीं हथियाता, तो चीन से हमारी सीमा बहुत थोड़ी सी मिलती थी, बहुत थोड़ी सी, जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, नियंत्रण में रख सकते थे। लेकिन अभी चीन की सीमा यहाँ से चले जाएं आप अरुणाचल तक, तो 3488 किलोमीटर का यह एरिया है। बहुत लंबी सी रेखा है, सीमा रेखा है, जिस पे हमें चीन का सामना करना पड़ता है। तो ये तिब्बत जो हमारा बफर स्टेट था, हमारी सुरक्षा के लिए था, जो चीन के पाले में चला गया हमारी असावधानी के वजह से, हमारी चूक के वजह से, उसके चलते हम लोग अभी इस स्थिति में आ गए हैं कि रोज़ बरोज़ चीन घुसपैठ करता है हमारी सीमा में और हमें परेशान करता है हर तरह से। आज अभी की स्थिति में गलवान घाटी में क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें हम लोग। अभी जो कूटनीतिक स्तर पर, सेना के स्तर पर बातचीत हुई, फिर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई, हमारे सुरक्षा सलाहकार वहाँ गए, और उसके बाद जो तय हुआ कि दोनों सेनाएं, चीन की सेना और भारत की सेना 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कूटनीतिक निर्णय हुआ कि दोनों सेनाएं अब बिल्कुल आमने सामने नहीं हैं, क्योंकि वो फ्लैश पॉइंट की स्थिति थी, कभी भी कुछ हो जा सकता था, युद्ध की स्थिति तुरंत बन जाती। तो दोनों सेनाएं हटके अब 4 किलोमीटर का जो चौड़ाई है, 4 किलोमीटर के दायरे में हट जाएगी अलग अलग। तो ये फ्लैश पॉइंट ख़त्म अभी तत्काल के लिए हो गया। इतना तो है कि फ्लैश पॉइंट ख़त्म हो गया है। ये अच्छी बात हुई, ये स्वागत योग्य कदम है, और ये हमें करना चाहिए था, ये ज़रूरी था, आवश्यक था। लेकिन ये 4 किलोमीटर की सिर्फ बात नहीं है, ये नो मैंस लैंड जोन जो क्रिएट हुआ 4 किलोमीटर का, ये वो स्थिति नहीं है जो हमारी 5 मई 2020 के पहले की स्थिति थी। हमारी स्थिति वो होनी चाहिए, यथास्थिति वह है जो 5 मई 2020 के पहले की स्थिति है। तो चीन को वहाँ वापस होना होगा। चीन जब वहाँ जाएगा तब हमें लगेगा कि नहीं, अब हम उस स्थिति में आ गए हैं और आगे का रास्ता क्या करें। चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, चीन कभी भी विश्वास योग्य नहीं रहा। ये पिछले 60-65 साल का इतिहास यही बताता है कि चीन ने जब जो भी एग्रीमेंट किया, जो भी उसने प्रॉमिस किया, उसको हमेशा उसने तोड़ा है। लेकिन वो हमेशा ये इच्छा करता है, ये चाहता है कि दूसरी पार्टी उस एग्रीमेंट को फॉलो करे, और वो नहीं करे। तो चीन पर कभी विश्वास नहीं करना होगा। चीन कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा सेना लेके सीमा पर तैयार रहना होगा। अभी जो सितंबर अक्टूबर में गलवान नदी में की अभी धारा बहुत तेज है, तो वहाँ पर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी चीन अगर चाहे भी तो वहाँ क्रॉस करने में उसे कठिनाई होगी। लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब नदी में बर्फ़ जम जाता है तो उसके ऊपर से चल के क्रॉस करना नदी को आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी अभी बहुत दिनों तक। चीन कभी भी कहीं भी कुछ भी कर दे सकता है, चीन की यही प्रवृत्ति है। और चीन भारत को इसलिए डिमोरलाइज करना चाहता है, बार बार धमकी देता है कि इस एरिया में,
एशिया में वही भारत ही एक देश है जिससे चीन को असुरक्षा महसूस होती है। तिब्बत को कभी लेके, कभी साउथ चाइना सी में जो चीन कर रहा है, अन्य छोटे छोटे देशों के साथ सीमा विवाद में उलझाए हुए है सबको, और वहाँ आइलैंड बना लिया है। वहाँ पे हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि चीन में जो अभी असुरक्षा की भावना है भारत को लेके, जिसके चलते भारत को बार बार वो परेशान कर रहा है, इस स्थिति में हम क्या करें, हम कैसे करें ताकि हम चीन से निपट सकें। ये आवश्यक होगा हम सबके लिए, एक दूरगामी नीति हमारी होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चीन का जब हम पूर्व का इतिहास देखते हैं तो 1962 के बाद से अक्साई चीन उसने करीब 3700 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ले लिया, पूरा का पूरा वो अक्साई चीन जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, वो चीन अभी कब्जा किए हुए है। हमारा वह टेरिटरी चीन के कब्जे में है। भारत के गृह मंत्री ने संसद में बयान भी दिया था 2019 में कि हम अक्साई चीन वापस करेंगे। आज पुनः हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि चीन से हम अक्साई चीन वापस करेंगे, चाहे जैसे भी हो, वापस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारा टेरिटरी है, हमारे देश का टेरिटरी। अब चीन सीमा विवाद में तिब्बत की जो स्थिति है, तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल इंडिया में चल रहा है, उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है अपने हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ से दलाई लामा हैं उसके हेड। तो एक चीज़ है हमारे पास जो कार्ड हम खेल सकते हैं, अभी तुरंत तो नहीं, ये अल्पकालीन योजना के तहत नहीं आएगा, इसको हम बाद में तिब्बत के इशू को उठा सकते हैं। अभी तुरंत तो तिब्बत के बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पहले फ्लैश पॉइंट को दूर करना है, युद्ध की स्थिति को टालना है, अपनी सीमा की सुरक्षा पहले कर लेनी है, उसके बाद तिब्बत के बारे में सोचेंगे या साउथ चाइना सी में जो हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। चीन का इतिहास ये बताता है कि 1962 के बाद चीन हमेशा इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट करता रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो 2 कदम आगे बढ़ जाता है, और जब फिर बातचीत होती है तो कहता है ठीक है पीछे हटते हैं, और 1 कदम पीछे कर लेता है। तो इस तरह से हमेशा उसे फ़ायदा होता है, कम से कम 1 कदम का फ़ायदा तो हो ही जाता है। अभी भी वो वही करेगा, कोशिश वही होगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 मई के पूर्व की जो यथास्थिति है चीन वह बहाल करे। अगर नहीं करता है तो उसका हम विरोध करते रहेंगे। हो सकता है हम अभी कोरोना संकट काल में, जब पूरा विश्व कोरोना में उलझा हुआ है, भारत भी उलझा हुआ है, तो हम युद्ध नहीं करें। युद्ध तो अंतिम स्थिति होती है, लेकिन विरोध तो हम करते ही रहेंगे। हम ये कैसे मान लेंगे कि चीन थोड़ा सा हट गया और हम संतोष से बैठ जाएं? नहीं, वैसा हम नहीं करेंगे। चीन का हम विरोध करते रहेंगे, उससे कहते रहेंगे बार बार कि आप 5 मई के पूर्व की स्थिति में जाइए, और तभी यहाँ पे शांति हो सकती है। अगर चीन चला जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर नहीं जाता है तो हम उसका विरोध करते ही रहेंगे। जिस फॉरम पर भी होगा, जैसे भी होगा, हम चीन का विरोध करते रहेंगे, चीन के इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट का विरोध करते रहेंगे। गलवान घाटी में, जहाँ पे पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर विवाद चल रहा है। PP-14, PP-15, PP मीन्स पेट्रोलिंग पॉइंट, जहाँ हमारी सेना पेट्रोल करती थी। पहले 14 पर पेट्रोल करती थी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था हमारा, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था हमारा। हॉट स्प्रिंग एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और फिंगर एरिया में जो पेंगोंग सो लेक है, उसमें पहाड़ जो प्रोट्यूड करता है, जो लेक के अंदर घुसता है, वो एरिया फिंगर एरिया कहलाता है। फिंगर एरिया में 4 से 8 तक हमारा पेट्रोलिंग होता था। अब भी चीन ने हमारे सैनिकों को पेट्रोलिंग पर रोक दिया है, फिंगर 4 के पास ही। बोलता है आपको हम फिंगर 8 पर नहीं जाने देंगे, और अपनी काफ़ी सेना उसने फिंगर 4 पे ला के रख दिया है, वहाँ टेंट वगैरह लगा दिया है। तो चीन को
हटना होगा पीछे। फिंगर 8 तक हमारी सेना का पेट्रोलिंग पहले होता था, 5 में से पहले फिर होना चाहिए। जैसे भी हो वो तो हमें एक्वायर करना है, चाहे अभी करें, 2 महीना बाद करें, 6 महीना बाद करें, साल भर बाद करें, लेकिन हमारी वो स्थिति थी, हमारी वो उस स्थिति को हमें पुनः प्राप्त करना है चीन से। अभी हमारे फेवर में जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वो ये कि विश्व जनमत पूरी तरह से चीन के विरोध में है, पूरी तरह से। एकाध अपवाद देश को छोड़ दें हम तब, लेकिन अभी कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ मिल के चीन का मुकाबला करना चाहेगी। इसलिए कूटनीतिक स्तर पर हम जितना कर सकते हैं हमें मुखर होके अपना विरोध करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम चीन से डर जाएं और चीन की बात मान लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम अपनी सेना लेके जहाँ हैं वहाँ पड़े रहेंगे। वहाँ काफ़ी हमारी सेना चली गई है, काफ़ी सेना वहाँ खड़ी है और इस स्थिति में है कि हम अपने टेरिटोरी की रक्षा कर सकें। चीन ने अभी जितना दूर चीन घुस आया है, उसके बाद अगर चीन घुसेगा तो चीन को सचमुच भारत के साथ एक युद्ध करना पड़ेगा। और चीन भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि युद्ध कर सके, खास करके जब सारा विश्व, संपूर्ण दुनिया का जनमत उसके विरोध में है, तो चीन ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कौन जानता है, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चीन भी राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम अपनी सावधानी को तो नहीं छोड़ सकते, हमें पूर्ण रूप से बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा और चीन के किसी भी बेईमानी का जवाब देना पड़ेगा। चीन में राक्षसी प्रवृत्ति है, देखिए कैसे है। चीन महाजनी का धंधा करता है। चीन पहले छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है, कर्ज के तले उनको दबा देता है। जब कर्ज के बोझ के तले वो दब जाते हैं तब उनसे कहता है कि आप अपनी ज़मीन, अपना पोर्ट हमें लीज करो। और वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए लीज ले लेता है वो उनकी ज़मीन। वहाँ पे अपनी सैनिक अड्डा बनाता है, सैनिकों को ले जाता है, वहाँ से वो व्यापार करता है। तो उस देश को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेता है, जैसे महाजन आमतौर पर करते हैं। आज दुनिया में चीन वही कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अभी नेपाल के साथ भी वही हो रहा है, श्रीलंका में उसने वही किया। श्रीलंका का एक पोर्ट है, श्रीलंका जब कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया तो अपने पोर्ट को चीन को उसे 99 साल के लीज पर देना पड़ा। ये श्रीलंका की स्थिति है। अभी वो नेपाल में भी वही कर रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहा है। बांग्लादेश में भी वही करना चाहता है, म्यांमार में भी वही करना चाहता है। वो कर्ज के बोझ के तले पहले दबाता है और जब कर्ज उतारने में उस देश के लोग या वह देश जब सक्षम नहीं हो पाते, उनको देरी होती है, तो कहता अपना टेरिटोरी हमें लीज पर दे दो। ग्वादर बंदरगाह में यही हो रहा है। 19 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया पाकिस्तान को चीन ने। श्रीलंका को भी काफ़ी कर्ज दिया, 1.4 बिलियन डॉलर का कर्ज जब नहीं चुका सका तो उसे लीज करना पड़ा श्रीलंका को। नेपाल के साथ वही स्थिति होने वाली है, नेपाल के साथ भी वही करेगा चीन। इसलिए चीन को तो चीन से हम सबको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये श्रीलंका का जो पोर्ट है उसका नाम है हम्बनटोला, जिसे 99 ईयर्स के लीज पर चीन ने ले लिया है। वहाँ की जनता ने काफ़ी विरोध किया, यूनियन ने विरोध किया, काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन पैसे वाली बात थी, पैसा लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, चीन के पास सेना है। ये भी नहीं कह सकते जैसे कोई दबंग यहाँ जब सूद पर रुपया लगाता है तो कोई गरीब आदमी उसका रुपया पचा नहीं पाता है, वो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे दे, चाहे जितना भी जिस स्थिति में दे। तो वही स्थिति आज दबंग वाली स्थिति चीन की है। तो चीन ये महाजनी करके दूसरे देशों पर वो अपना अधिकार जमाता है। ये विस्तारवादी नीति है चीन की, जिसके बारे में लद्दाख में जाके हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बिना नाम लिए हुए उन्होंने चीन को इंगित किया है कि चीन की यह विस्तारवादी नीति जो अपने
वो महाजनी के बतौर महाजनी जो चलाता है वो विस्तारवादी नीति ख़त्म होनी चाहिए। चाइना का जो ये डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो अभी पूरी दुनिया में, अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में भी काफ़ी चल रहा है। इससे दुनिया को सावधान करने की ज़रूरत है। ये भारत कर सकता है, इसीलिए उसको भारत से डर लगता है कि कहीं तिब्बत को भारत आज़ाद न करा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी यह डेब्ट ट्रैप पॉलिसी जिसका विरोध अगर वास्तव में ज़मीन पर कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। इसीलिए चीन को हमेशा भारत से असुरक्षा लगती है और वो हमेशा हमें परेशान करते रहता है। हमारे ज़मीन को लेके हमें इस तरह से उलझाए रखता है कि हम दूसरा कुछ काम नहीं कर सकें, हम अपना विकास नहीं कर सकें। आप देखिए, चीन ने पार्सल आइलैंड ले लिया है वियतनाम से 1974 में भी। वो वियतनाम का पार्सल द्वीप था जिसको उसने हथिया लिया है। चाइना मैरीटाइम में, समुद्र में कई देशों को परेशान किए हुए है, जापान को, ताइवान को, ब्रुनई को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, फिलीपींस को, वियतनाम को, जापान को, हर किसी को। कोई देश नहीं है आसपास में जिसको, कंबोडिया को, जिसको चीन ने परेशान नहीं किया। कुल 18 देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है और अपने सैनिकों के संख्या बल से डरा के दूसरे देशों को वो परेशान करता है, डराता है, उनका शोषण करता है। साउथ चाइना सी में उसने आइलैंड बना लिया है अपना एक, चीन ने आइलैंड बनाया है और वो आइलैंड फिलीपींस के बिल्कुल पास में है, मात्र 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। चाइना से वह 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ जाके फिलीपींस के टेरिटोरी के बहुत नज़दीक जाके उसने एक आइलैंड, कृत्रिम आइलैंड बना लिया है और वहाँ जो कोरल रीफ है, जो विश्व की धरोहर होती है, उस कोरल रीफ पर सैंड और ग्रेवल्स डाल के उसको बर्बाद कर दिया है। अमेरिका ने इसका विरोध किया, भारत ने भी विरोध किया, लेकिन भारत का विरोध अभी तक मुखर नहीं हो पा रहा, आक्रामक रूप से नहीं हो पा रहा है। उसे आक्रामक करने की ज़रूरत है। हमारे दीर्घकालीन नीति में यही होना चाहिए कि चीन का विरोध, अभी तो हम सीमा किसी तरह से सलटा लेंगे, सीमा पर चीन ने जो ये घुसपैठ किया है उसको हैंडल करना हमारी पहली प्राथमिकता है, वो हम करेंगे। अल्पकालीन योजना का एक हिस्सा है, वो हमारे दृढ़तापूर्वक चीन के सामने जब हम फेस टू फेस खड़े रहेंगे निश्चित रूप से वो ख़त्म होगा, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन दीर्घकालीन योजना में हमको चाइना को साउथ चाइना सी में, जहाँ वो आइलैंड बना रहा है, जहाँ ये सारे देश उससे दुखी हैं, परेशान हैं, इन सारे देशों को, इन सभी देशों को लेके विश्व के जो दूसरे देश हैं उनको साथ लेके साउथ चाइना सी में हम लोगों को मुखर होकर चाइना का विरोध करना पड़ेगा। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हम युद्ध करें, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आक्रामक रूप से हम चीन का विरोध तो कर सकते हैं और वो विरोध दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म से जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमको करना पड़ेगा। हम टिट फॉर टैट जब तक नहीं करेंगे चीन हमें दबाता रहेगा। जब एक बार चीन को पता चल जाएगा कि अगर हम बदमाशी कर सकते हैं, अगर हम घुसपैठ कर सकते हैं, तो हमारा इतना बड़ा विरोध होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तब चीन चुप होगा, अन्यथा चीन हमेशा हमें परेशान करेगा। इसलिए चीन के प्रति जो हमारी नीति होनी चाहिए, आक्रामक होनी चाहिए, पूरा मुखर होना चाहिए और अपनी दीर्घकालीन योजना में हम तिब्बत को भी समाहित करें। अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब हमारी स्थिति ठीक होगी तो ज़रूर हमें तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए और तिब्बत को तिब्बतियों के सहायता से आज़ाद करा देना चाहिए। भारत के लिए परमानेंट सॉल्यूशन चीन से निपटने का वही हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके लिए भी हमको वेट करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक वेट करते रहना पड़ेगा। जब भी स्थितियां अनुकूल होगी तो हमको वो करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम चीन से टक्कर लेंगे, चाहे जैसे भी हो, वो युद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर भी विरोध करने की बात हो रही है या सीमा पर स्टैंड ऑफ की बात हो रही है, तो
हम जब भी चीन का मुकाबला करेंगे, चाहे कूटनीतिक स्तर पर हो या सेना के स्तर पर हो, तो हमको सबसे पहले अपना घर ठीक करना पड़ेगा। हमारी आंतरिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं, जिस समुदाय के भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उत्तर के लोग, पूरब के लोग, पश्चिम के लोग, सब लोग एक साथ मिल के खड़ा होंगे, एकताबद्ध होंगे, तब हम चीन का मुकाबला करेंगे, तभी हम कर पाएंगे। इसलिए हमारी आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और कोई भी जो भी लोग हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी कोई भी बात नहीं बोलें जिससे किसी दूसरे समुदाय के भावना को ठेस पहुंचता हो। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं करें, कोई भी नहीं करें। ये सब लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग एकजुट रहें, एक दूसरे के भावना का आदर करें और एकजुट होकर चीन का मुकाबला करें। तो हमारी आंतरिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, तभी हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है और ये बहुत आवश्यक शर्त है। दूसरी चीज़ है हमारी विदेश नीति। विदेश नीति में हमारे जो सीमा के चारों तरफ पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल से लेके आप इधर पाकिस्तान तक चले आए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सभी देश, इन सभी देशों के साथ हमारा कैसा बर्ताव हो, हमारी विदेश नीति कैसी हो, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये हमसे उलझते रहेंगे तब तक हम चीन का मुकाबला नहीं करेंगे। इसलिए इनके साथ, ये छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश नहीं हैं ये, इसलिए हमें इनसे उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे चीन हमारे साथ करता है, भारत के साथ करता है। हम इन्हें प्यार से समझा के अपने साथ रख के इनका कर सकते हैं। जैसे नेपाल है, नेपाल तो भारत की संस्कृति से नेपाल की संस्कृति मिलती जुलती है। नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तराई का हिस्सा है, जिसे मधेसी कहा जाता है, तो मिथिलांचल का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे सुगौली संधि के बाद दे दिया गया नेपाल को। तो उसमें भारत के ही लोग रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं, और मिथिलांचल से उनका शादी ब्याह, बेटी रोटी, हर तरह का संबंध है। तो नेपाल से हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल की जनता हमारा सपोर्ट करती है, हमारा सपोर्ट करेगी। भले ही वहाँ के शासक अपने किसी निहित स्वार्थ के लिए चीन के चंगुल में चले जाएं, लेकिन चीन के चंगुल में जाने से उनका कभी भला नहीं होगा। वो चीन के डेब्ट में, उसके ऋण में फंसेंगे, और जब ऋण में फंसेंगे तो उनकी वही हालत होगी जो श्रीलंका की हुई, या ग्वादर बंदरगाह में जो चीन कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की जनता इसका विरोध कर रही है कि ग्वादर बंदरगाह में चीन को नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ के जो सत्ता में लोग हैं अपने कुछ स्वार्थवश वो चाहते हैं चीन के पाले में हैं। लेकिन उसका मुकाबला हमको, या उन लोगों को, हम लोगों को डिफरेंट तरह से डील करना चाहिए। तो नेपाल हमारा नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा ऐसे भी, इसलिए नेपाल के साथ हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल की जनता ही नेपाल के जो शासक हैं उनको समझा देगी, और अभी वहाँ देखा भी जा रहा है कि वहाँ की जनता या वहाँ के कुछ सांसद ही इसका विरोध कर रहे हैं। जो चीन के प्रति इसका जो नेपाल का लगाव है, या जो भारत विरोध वहाँ हो रहा है, तो वहाँ की जनता ने अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। और ख़ास करके जो तराई की जनता, जो मधेसी जनता है, वो तो निश्चित रूप से भारत के साथ उसका संबंध है, शादी ब्याह का संबंध है, आने जाने का संबंध है, सांस्कृतिक रूप से वो जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो तो रहेंगे ही। बांग्लादेश भी, वहाँ की जनता भी, वहाँ की सरकार भी अभी काफ़ी फेवरेबल है, भारत का सपोर्ट ही करती है, तो वहाँ ठीक ही ठाक चल रहा है। श्रीलंका भी मोटा मोटी मुख्य रूप से हमारा सपोर्ट ही करेगा। पाकिस्तान के बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। पाकिस्तान अभी लगता है ऑन द फेस कि वहाँ के जो शासक हैं, रूलर हैं, वो चीन के साथ हैं, शुरू से ही हैं। ऐसा क्यों है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैं विदेश में जब था 2013 से पहले, मैं 2013 में रिजाइन करके आ गया था अपने देश, तो मैं ओमान में था, फिर अबू धाबी में था।
ओमान में हमारे साथ बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे, बहुत सारे इंडियन, हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में थे, और पाकिस्तान के लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ पर थे, अभी भी हैं। वहाँ ब्रिटिशर्स जो वाइट हैं, और इंग्लैंड के, यूके के लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ पर थे, उन्हीं का बोलबाला था। तो हम लोग गए तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जॉब पर थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गया, क्योंकि हम लोग उनसे बेहतर क्वालिटी दे के और उनसे अच्छा जॉब करके वहाँ हम लोगों ने दिखलाया था, और हम लोग का पेमेंट भी उन लोगों से काफ़ी कम था, क्योंकि जो भी सैलरी डिसाइड होती है कहीं भी तो उस देश के लिविंग कंडीशन के हिसाब से होती है। तो इंग्लैंड के लिविंग कंडीशंस के हिसाब से भारतीयों के सैलरी से उन लोगों का सैलरी करीब करीब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हुआ करता था। तो वो चाहते नहीं थे कि भारत के लोग आवें, भारत के लोग आएंगे तो उनका जॉब चला जाएगा, इसलिए वो हम लोगों से झगड़ा करते रहते थे, हम लोगों को उस्काते रहते थे। और उस समय हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग हमारा काफ़ी सपोर्ट करते थे, सभी भारतीयों का बहुत सपोर्ट करते थे, और वहाँ हम लोग भाई भाई की तरह रहते थे, एक टेबल पर खाते थे, घंटों बात करते थे। और वहाँ से हमने जो गैदर किया वो यही उन लोगों ने बताया कि पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से भारत के साथ है। पाकिस्तान पर सैनिक तानाशाहों का शासन होता है। जब वहाँ चुनी हुई सरकार भी आती है तो भी वहाँ के आर्मी का इतना बड़ा दखल है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वो सेना वहाँ कुछ करने नहीं देती है। तो वहाँ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम हमारा हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत हो, भारत एक एग्जाम्पल पेश करे हमारे सामने और हमारी मदद करे कि हमको इन सैनिक तानाशाहों से मुक्ति मिले। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भारत के साथ है, भले ही वहाँ के सैनिक शासक या सैनिकों का इतना प्रभाव है कि वहाँ अभी जो शासक वर्ग है वो हमारा विरोध कर सकता है, वो चीन के पाले में है, लेकिन वहाँ की आवाम चीन के पाले में नहीं है। वहाँ की आवाम वो ग्वादर बंदरगाह वहाँ पर है, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि चीन को यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हमें पाकिस्तान के साथ भी उलझने की ज़रूरत नहीं है, उनसे वार्ता करने की ज़रूरत है। कम से कम सचिव स्तर की वार्ता तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतनी वार्ता तो करनी चाहिए। और वो वार्ता करके पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्थिति है, जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसको हम लोगों को कम करना चाहिए। अगर हमको चीन से निपटना है तो हमको पाकिस्तान के आवाम को तो साथ लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है भी, तो हम इस तरह से पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं और अपने सारे पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख के, एक अच्छा संबंध रख के हम चीन को टैकल कर सकते हैं। ये आवश्यक है। तो हम पाकिस्तान के तरफ से भी अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करें। वहाँ के कुछ सैनिक तानाशाह या कुछ हैंडफुल आतंकवादी भारत का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की जनता नहीं विरोध करती है, बिल्कुल नहीं करती है। वो समझती है कि भारत हमारा भाई है, और ये हमने महसूस किया है। जब मैं विदेश में था तो मैंने काफ़ी गहराई से इसे महसूस किया है कि पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भारत के साथ है, भारत के साथ रहेगी, और भारत को पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता नहीं है, उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ अगर LAC पर कुछ हो रहा है तो ठीक है, हमारे सैनिक हैं, LOC पे जवाब दे देते हैं, लेकिन एक न एक दिन पाकिस्तान की आवाम निश्चित रूप से वो भारत के साथ भारत का सपोर्ट करेगी, खुले रूप से, खुले दिल से, मन से सपोर्ट करेगी भारत का। तो अगर हमको चीन के साथ करना है, चीन को टैकल करना है, तो अपने सभी पड़ोसी देशों को एक साथ लेना पड़ेगा, एक साथ लेना चाहिए। और क्योंकि उनसे हमको कोई खतरा नहीं है। अगर हमको कोई खतरा है कहीं से तो मात्र चीन से खतरा है, इसलिए चीन को हमको टैकल करना है। साउथ चाइना सी में टैकल करना है, तिब्बत में टैकल करना है, और अभी तत्काल
तो अपनी सीमा पर टिकल करना है, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक। तो आज यह जो दिन है 7 जुलाई का, जो कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत दिवस भी है। आज के दिन मुझे याद आता है, मैंने टीवी पे देखा था, कर्नल संतोष बाबू के 5 साल 6 साल के बेटे को अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए, सैल्यूट करते हुए मैंने छोटे से बच्चे को देखा था। वो कितना भावुक दृश्य होगा, आप सोच सकते हैं कि एक 5 साल 6 साल का बच्चा जिसने सीमा पर अपने पिता को खो दिया है, अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है सैल्यूट करके। उस बच्चे के सैल्यूट को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो छोटा बच्चा जो अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है, उसका पिता मारा गया है धोखे से, जिसकी हत्या कर दी गई है। इसलिए 15 जून हमें याद रखना चाहिए। ये हमारा संकल्प दिवस है और प्रतिवर्ष इसे हम मनावें और प्रतिदिन इसे याद करें। यह हमारा संकल्प यही चीन से लड़ने की हमें शक्ति देगा, हमें रोज़ याद दिलाते रहेगा कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए है और हमें तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक हम चीन को अपनी सीमा से बाहर नहीं कर देते हैं। वो समय कितना लगेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आज न कल, साल 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी लगे, हम इस संकल्प को याद रखते हुए और चीन को बाहर करेंगे, तभी हम चैन की सांस लेंगे। हम यही संकल्प लें आज के दिन, कैप्टन बत्रा के शहादत दिवस के दिन, कर्नल संतोष बाबू के छोटे बच्चे के सैल्यूट को, अंतिम विदाई को याद करते हुए पुनः मैं इस संकल्प को दोहराता हूं और आप सबसे भी यह निवेदन करता हूं कि आप सब भी संकल्प लें कि हम अपने देश की सीमा से जब तक चीन को बाहर नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं रामनंदन सिंह आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े और जुड़ के आपने संवाद किया। और इस संवाद में जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आपने श्रद्धांजलि की इन शहीदों को, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब पुनः हम लोग किसी अन्य विषय पर फिर संवाद करेंगे। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।